जय हिंद। स्वागत है आपका डिफेंस डायनेमिक्स में। मैं हूं दानवीर सिंह, आपके साथ नई दिल्ली से। इस हफ्ते हम देखेंगे कि कैसे नई तकनीक भारत के भविष्य के युद्ध क्षेत्र को बदल रही है। ऑटोनोमस ड्रोन्स, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और अगली पीढ़ी के अटैक हेलीकॉप्टरों के जरिए भारत का रक्षा तंत्र तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और मानव रहित युद्ध प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है। लेकिन ये बदलाव भारत की सैन्य रणनीति के लिए क्या मायने रखता है? आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्वायत्त M1 इंडिजिनस AI इनेबल्ड लॉयल विंगमैन ड्रोन की, जो भविष्य की हवाई लड़ाइयों को बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकता है। हम जानेंगे कि स्वदेशी प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के हथियारीकरण का चरण, जिसमें हेलिना और ध्रुवास्त्र मिसाइलों के परीक्षण और एयर लॉन्च लॉइटरिंग मिनिशन को शामिल करने की योजना, क्यों एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। हम बात करेंगे DRDO के स्टेल्थ ड्रोन घातक UCAV की, जिसमें एडवांस्ड कॉम्पोजिट एयरफ्रेम्स के जरिए स्टेल्थ क्षमता और पेलोड क्षमता को काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इन सभी तकनीकों से आगे एक बड़ा सवाल है। अगर ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स युद्ध के प्रकृति को बदल रहे हैं, तो क्या सेनाएं छोटी होंगी या तकनीक युद्ध क्षेत्र को और बड़ा बना देगी? इस पर मैं अपनी राय रखूंगा माई टेक में, भारतीय परिप्रेक्ष्य के साथ। जेट युग के बाद हवाई युद्ध सबसे बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। मॉडर्न लड़ाकू विमान पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, लेकिन उतने ही महंगे भी। दूसरी तरफ दुश्मन देशों की एयर डिफेंस सिस्टम भी लगातार अधिक आधुनिक होती जा रही है। इसी चुनौती का समाधान कई देश मैन मशीन टीमिंग में तलाश रहे हैं, जहां फाइटर एयरक्राफ्ट ऑटोनोमस ड्रोन के साथ मिलकर मिशन को अंजाम देते हैं। भारत ने भी इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया है। बेंगलोर की डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी पनियन ने AI बेस्ड लॉयल विंगमैन प्लेटफॉर्म्स स्वायत्त M1 विकसित किया है, जो भविष्य की हवाई लड़ाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भविष्य की हवाई लड़ाइयों में मानव संचालित और बिना पायलट वाले विमान एक साथ नेटवर्क के रूप में काम करेंगे। अब कोई लड़ाकू विमान अकेले दुश्मन के इलाके में नहीं जाएगा, बल्कि उसके साथ कई ऑटोनोमस ड्रोन्स भी होंगे। ये ड्रोन्स कई महत्वपूर्ण मिशनों को अंजाम दे सकते हैं, जैसे पहले से जानकारी लेना और नजर रखना, यानी कि दुश्मन की टो लेना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रेडार जैमिंग, मिसाइल ले जाने और दुश्मन पर हमला करना, दुश्मन की फायरिंग को अपनी तरफ खींचकर असली विमान को सुरक्षित करना। इस तकनीक से लड़ाकू विमान की ताकत और पहुंच दोनों बढ़ जाती है। दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियां पहले से ही लॉयल विंगमैन टेक्निक पर तेजी से काम कर रही हैं। अमेरिका स्काईबॉर्ग प्रोग्राम के तहत ऑटोनोमस कॉम्बैट ड्रोन्स बना रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का बोइंग MQ-28 गोस्ट बैट इस समय उड़ान भरने वाला सबसे एडवांस्ड लॉयल विंगमैन प्लेटफॉर्म में से एक है। चीन भी अपने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के साथ ऐसे ही सिस्टम विकसित कर रहा है। भारत के लिए ऑटोनोमस कॉम्बैट ड्रोन्स HAL, तेजस और आने वाले एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे विमानों की क्षमता को काफी बढ़ा देगा। एक लॉयल विंगमैन ड्रोन तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनॉमी, नेटवर्किंग और सेंसर फ्यूजन में बड़ी तकनीकी प्रगति की जरूरत होती है। यही वो तकनीकी क्षेत्र है जिसमें स्वायत्त M1 अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। स्वायत्त M1 को एक पूरी तरह ऑटोनोमस AI संचालित कॉम्बैट ड्रोन के रूप में डिजाइन किया गया है, जो अकेले भी काम कर सकता है और ग्रुप में भी कोऑर्डिनेटेड तरीके से उड़ान भर सकता है। इस सिस्टम के सेंटर में एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर है, जो रियल टाइम में युद्ध क्षेत्र की स्थिति का एनालिसिस करने में सक्षम है। ट्रेडिशनल रिमोट कंट्रोल ड्रोन के विपरीत स्वायत्त M1
मिशन के दौरान खुद डिसीजन यानी निर्णय लेने में सक्षम है। इन निर्माणों में शामिल है खतरे की पहचान और उससे बचाव, डायनेमिक रूट ऑप्टिमाइजेशन, स्वॉर्म में मौजूद अन्य ड्रोन्स के साथ तालमेल और रियल टाइम मिशन अडेप्टेशन। इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता है स्वॉर्म नेटवर्किंग क्षमता। कई ड्रोन्स आपस में संचार कर सकते हैं, सेंसर डेटा साझा कर सकते हैं और मिशन के काम को आपस में बांट भी सकते हैं। इससे एक मजबूत कॉम्बैट नेटवर्क बन जाता है, जिसमें यदि एक ड्रोन नष्ट भी हो जाए तो मिशन पर कोई असर नहीं पड़ता। सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड डेटा वॉल लिंक की मदद से ये ड्रोन्स लड़ाकू विमानों और ग्राउंड कमांड सिस्टम के साथ संपर्क बनाए रख सकते हैं। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की स्थिति में भी ड्रोन्स का मॉड्यूलर पेलोड सिस्टम इसे अलग अलग मिशंस के लिए अलग अलग उपकरण ले जाने की क्षमता देता है, जैसे कि सर्वेलेंस सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण, एयर टू एयर मिसाइल्स और प्रिसीजन स्ट्राइक मिनिशंस। अगर लॉयल विंगमैन सिस्टम सफलतापूर्वक विकसित हो जाते हैं तो वह हवाई युद्ध के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। भविष्य के युद्ध परिदृश्य में एक फाइटर विमान एक साथ कई स्वायत्त M1 ड्रोन को नियंत्रित कर सकता है। एक ड्रोन आगे बढ़कर दुश्मन के रडार सिग्नल्स का पता लगाता है, दूसरा ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेशन करके उन सिग्नल्स को सप्रेस करता है यानी दबाता है, और तीसरा ड्रोन मिसाइल लेकर दुश्मन के विमान या ग्राउंड पर स्थित टारगेट पर हमला कर देता है। इस दौरान मानव चालक वाला फाइटर विमान सबसे खतरनाक क्षेत्र से बाहर रहकर पूरे फॉर्मेशन का कमांड सेंटर बना रहता है। इस कॉन्सेप्ट को डिस्ट्रीब्यूटेड एयर कॉम्बैट कहा जाता है। इसमें सभी क्षमताओं को एक ही विमान में रखने की बजाय लड़ाकू शक्ति को कई मानव रहित प्रणालियों में बांट दिया जाता है। भारतीय वायुसेना के लिए ऐसे सिस्टम्स ऑपरेशन की क्षमता को काफी बढ़ा सकते हैं। इनकी मदद से विमान दुश्मन के सुरक्षित क्षेत्र में घुसकर जानकारी जुटा सकते हैं और हमला कर सकते हैं, जबकि पायलट को जोखिम कम रहता है। भविष्य का हवाई युद्ध केवल इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि किस देश के पास कितने लड़ाकू विमान हैं, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ये लड़ाकू विमान ऑटोनॉमस ड्रोन के साथ कितनी प्रभावी तरीके से संचालन करते हैं। स्वायत्त M1 जैसे सिस्टम इसी भविष्य की ओर पहला कदम है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हवाई युद्ध में एक महत्वपूर्ण साझेदार बन जाती है। ऑटोनोमस सिस्टम्स आधुनिक हवाई युद्ध की एक महत्वपूर्ण पहचान बनती जा रही है। लॉयल विंगमैन ड्रोन से लेकर AI इनेबल्ड कॉम्बैट स्वॉर्म्स तक भविष्य का युद्ध क्षेत्र मैन मशीन टीमिंग पर आधारित होगा, और जैसे जैसे भारत स्वायत्त M1 जैसे सिस्टम विकसित कर रहा है, भारतीय वायुसेना जल्द ही उस दौर में प्रवेश कर सकती है जहां लड़ाकू विमान और इंटेलिजेंट ड्रोन्स मिलकर सिंगल कॉम्बैट फोर्स के रूप में काम करेंगे। मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम अब बेहद एडवांस हो चुके हैं। एडवांस रडार नेटवर्क, लंबी दूरी की मिसाइलें और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स के कारण कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट्स के लिए सुरक्षित दुश्मन क्षेत्र में प्रवेश करना पहले से कई ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसी चुनौती से निपटने के लिए कई देश स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विकसित कर रहे हैं। भारत भी इसी दिशा में काम कर रहा है और इस प्रयास का नाम है DRDO का घातक UCAV प्रोग्राम। घातक को एक स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी UCAV के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे हैवी सिक्योरिटी वाले दुश्मन के क्षेत्र के भीतर गहरे हमले करने के लिए डिजाइन किया गया है। साधारण ड्रोन जो मुख्य रूप से निगरानी के लिए उपयोग होते हैं, उनसे अलग UCAV हथियार ले जाने और आक्रामक अभियान चलाने के लिए बनाए गए हैं। इनके मिशन में शामिल है एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करना, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना, दुश्मन क्षेत्र में डीप रिकॉनेसेंस मिशन करना। भारत के लिए यह क्षमता बिना पायलट को जोखिम में डाले
लंबी दूरी की सटीक हमला क्षमता को मजबूत करता है। स्टेल्थ क्षमता हासिल करने के लिए एडवांस सामग्री, विशेष प्रकार की एयरक्राफ्ट ज्योमेट्री और इंटरनल वेपन कैरेज की आवश्यकता होती है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ घातक विमान के ढांचे का लगभग 80 से 90% हिस्सा कार्बन प्री पैक कॉम्पोजिट मटेरियल से बनाने की योजना बना रहा है। ये एडवांस कॉम्पोजिट्स कई महत्वपूर्ण फायदे देते हैं। पहला, ये एयरक्राफ्ट का वजन कम करते हैं, जिससे इसकी एंड्योरेंस और हथियार ले जाने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा, कॉम्पोजिट मटेरियल्स रडार वेव्स को सोखने में मदद करती हैं, जिससे एयरक्राफ्ट की रडार पर डिटेक्शन की संभावनाएं काफी हद तक कम हो जाती है। इस एयरक्राफ्ट में फ्लाइंग विंग डिजाइन होने की उम्मीद है, जिसमें खड़ी पूंछ जैसी सतह नहीं होती, जो आमतौर पर रडार सिग्नल को वापस रिफ्लेक्ट कर देती हैं। हथियारों को एक्सटर्नल वेपन्स पाइलॉन पर लगाने की बजाय इंटरनल बेस में रखा जाएगा, जिससे रडार पर पहचान और भी कम हो जाएगी। ये कॉन्फ़िगरेशन एडवांस स्टेल्थ विमानों जैसे नॉर्थरूप ग्रूमैन B-21 स्पिरिट और आगे आने वाले B-21 रेडर से मिलता जुलता है। घातक प्रोग्राम का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा इंडिजिनस इंजन का डेवलपमेंट है, जो कावेरी इंजन प्रोग्राम से डेवलप किया जा रहा है, ताकि भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता मिल सके। जब घातक यूसीएवी पूरी तरह संचालन में आ जाएगा, तो यह भारत की सबसे एडवांस्ड एरियल स्ट्राइक सिस्टम में से एक बन जाएगा। ये स्टेल्थ ड्रोन बहुत कम रडार पहचान के साथ दुश्मन की एयर स्पेस में दाखिल करने में सक्षम होगा। रिमोट कमांड के तहत संचालित होते हुए ये सटीक निर्देशित हथियारों को ले जाकर हाई वैल्यू टारगेट्स को नष्ट कर सकता है। संभावित मिशन लक्ष्य हो सकते हैं दुश्मन के एयर डिफेंस के सिस्टम्स, उसका कमांड और कंट्रोल नेटवर्क तथा सेंटर्स, रडार इंस्टॉलेशंस और हाई मिलिट्री वैल्यू का इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि यह एयरक्राफ्ट अनमैन्ड है, इसलिए ऐसे मिशंस भारी सुरक्षा वाले एयर स्पेस में पायलट को जोखिम में डाले बिना पूरे किए जा सकते हैं। भविष्य में घातक जैसे स्टेल्थ ड्रोन्स लड़ाकू विमानों और लॉयल विंगमैन ड्रोन्स के साथ मिलकर एक नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली का हिस्सा बन सकते हैं। मिलकर ये प्रणालियां स्टेल्थ, ऑटोनॉमी और एआई को जोड़कर दुश्मन के क्षेत्र के अंदर गहराई तक सटीक हमला करने की क्षमता प्रदान करेंगी। भविष्य में ये सिस्टम लड़ाकू विमानों और लॉयल विंगमैन ड्रोन्स के साथ मिलकर काम करेंगे, तब ये भारत की वायु शक्ति के इस्तेमाल के तरीके को पूरी तरह से बदल देंगे। घातक जैसे स्टेल्थ ड्रोन हवाई युद्ध के अगले चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 3 शक्तिशाली तकनीकों को एक साथ जोड़ते हैं: स्टेल्थ, ऑटोनॉमी और सटीक हथियार। और जब ये सिस्टम भविष्य में फाइटर विमानों और लॉयल विंगमैन ड्रोन के साथ मिलकर काम करेंगे, तो ये भारत के एयर पावर प्रोजेक्शन के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। घातक जैसे स्टेल्थ ड्रोन वायु शक्ति के अगले चरण का प्रतीक है। स्टेल्थ डिजाइन, ऑटोनोमस ऑपरेशन और प्रिसाइज स्ट्राइक कैपेबिलिटी के संयोजन से ऐसे सिस्टम्स भारत को बिना पायलट को जोखिम डाले दुश्मन के गहरे क्षेत्र तक शक्ति प्रदर्शन करने की क्षमता दे सकते हैं। और लॉयल विंगमैन ड्रोन्स तथा उन्नत लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर ये सिस्टम भारत की भविष्य की हवाई युद्ध क्षमता की संरचना को डिफाइन कर सकते हैं। पहाड़ी युद्ध का मैदान बिल्कुल अलग होता है। कम वायु दबाव के कारण इंजन की शक्ति, रोटर की क्षमता और हथियार ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर कई कन्वेंशनल अटैक हेलीकॉप्टर्स प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाते, लेकिन भारत की उत्तरी सीमाओं पर संभावित सैन्य कार्रवाई इन्हीं कठिन परिस्थितियों में होने की संभावना रहती है। इसी चुनौती का समाधान निकालने के लिए भारत ने एक विशेष अटैक हेलीकॉप्टर विकसित किया है, HAL का प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर।
ऐसे हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पहली बार 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान स्पष्ट हुई। इस युद्ध के समय भारतीय सेना ने महसूस किया कि कन्वेंशनल अटैक हेलीकॉप्टर्स ऊंचाई वाले क्षेत्र में युद्ध संचालन के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं थे। हिमालयी क्षेत्र कई तरह की चुनौतियां पैदा करता है। इंजन की क्षमता हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से कम हो जाती है, रोटर लिफ्ट कम होता है, हथियारों को ले जाने की क्षमता सीमित हो जाती है और अधिक ठंड और खराब मौसम से अन्य चुनौतियां भी पैदा होती हैं। लेकिन इन पहाड़ी इलाकों में तैनात जमीनी सैनिक को तेज क्लोज एयर सपोर्ट, टैंक रोधी क्षमता और मजबूत ठिकानों पर सटीक हमलों की जरूरत होती है। इसी कारण भारत को ऐसा हेलीकॉप्टर चाहिए था जिससे शुरू से ही ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों में काम करने के लिए बनाया जाए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ सैन्य गतिरोध के बाद ये आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण हो गई। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में संचालन करने में सक्षम हेलीकॉप्टर को डिजाइन करने के लिए शक्तिशाली इंजन और उसके साथ एडवांस्ड एवियोनिक्स का संयोजन, इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। प्रचंड हेलीकॉप्टर का विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विशेष रूप से हाई एल्टीट्यूड वाले कॉम्बैट मिशंस के लिए किया गया है। इसके डिजाइन में कई मुख्य फीचर्स शामिल हैं। हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस के लिए ट्विन इंजन पर्याप्त शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे पतली हवा में भी हेलीकॉप्टर लिफ्ट और मैन्यूवरेबिलिटी बनाए रख सकता है। ये हेलीकॉप्टर 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर ऑपरेट करने की क्षमता दिखा चुका है, जिससे ये हिमालयी क्षेत्र में लगातार ऑपरेशन करने में सक्षम कुछ चुनिंदा अटैक हेलीकॉप्टरों में शामिल हो जाता है। एडवांस टारगेटिंग सिस्टम्स इस हेलीकॉप्टर को बिल्कुल अद्भुत बना देते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर आधुनिक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेट सिस्टम से लैस है, जो इसे काफी सक्षम बनाता है। दिन और रात दोनों समय टारगेट की पहचान करना, पहाड़ी इलाकों में प्रिसाइज टारगेटिंग करना तथा रियल टाइम बैटलफील्ड सर्वेलेंस करना। वहीं इसकी शक्तिशाली हथियार प्रणालियां इसको और भी प्रचंड बना देती हैं। प्रचंड एक शक्तिशाली हथियार पैकेज से लैस है, जिसमें शामिल है 20 मिलीमीटर की टरेट कैनन, 70 मिलीमीटर के रॉकेट पॉड्स, हवाई रक्षा के लिए एयर टू एयर मिसाइल्स और जमीन पर दुश्मन के टैंकों को तबाह करने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। ये सभी प्रणालियां हेलीकॉप्टर को कई प्रकार की युद्ध भूमिकाएं निभाने में सक्षम बनाती हैं, जैसे एंटी आर्मर ऑपरेशंस, क्लोज एयर सपोर्ट, दुश्मन की पोजीशन को सप्रेस करना और बैटलफील्ड रिकॉनेसेंस प्रदान करना। प्रचंड हेलीकॉप्टर के ऊपर किस प्रकार से हथियारों को ले जाया जा सकता है और कौन कौन से हथियार उसके ऊपर लग सकते हैं, लगाए जा सकते हैं, आइए उसको समझते हैं। यह है प्रचंड हेलीकॉप्टर और इसके आप दो विंग्स देख सकते हैं और विंग्स के ऊपर अलग अलग हथियार लगे हैं। तो मैं समझाता हूं आपको। इन विंग्स के ऊपर हम 250 किलो के बम भी ले जा सकते हैं। उसके अलावा गाइडेड म्यूनिशन भी ले जाने की क्षमता इस हेलीकॉप्टर के अंदर है, जो कि विंग्स के ऊपर माउंट की जा सकती है। साथ ही उसके चिन पे यानी कि उसकी थोड़ी पर ये 20 mm का कैनन लगा हुआ है, जो हाई रेट ऑफ फायर करता है। फिर हर एक विंग के ऊपर दो पायलन है, पायलन 1, पायलन 2। इसी प्रकार से जैसे यहां भी पायलन 1, पायलन 2, तो पायलन 1 के ऊपर आप रॉकेट पॉड्स लगा सकते हैं और लॉइटरिंग ड्रोन्स भी लगा सकते हैं, जिसकी बात अभी चल रही है। और पायलन 2 जैसा कि इसमें दिख रहा है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी लगाई जा सकती है। अब प्रचंड हेलीकॉप्टर वेपनाइजेशन फेज में प्रवेश कर रहा है, जहां इसकी पूरी युद्ध क्षमता को इंटीग्रेट किया जा रहा है और टेस्टिंग की जा रही है। और आने वाला अगला स्टेप इस हेलीकॉप्टर को पहले से कहीं अधिक पावरफुल बना सकता है। भारत का इंडिजिनस अटैक हेलीकॉप्टर एक महत्वपूर्ण चरण से गुजर रहा है। एडवांस एंटी टैंक मिसाइल्स के यूजर ट्रायल्स, हेलेना और ध्रुवास्त्र मिसाइलों का परीक्षण वर्तमान में प्रचंड से किया जा रहा है। ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक वेपन्स हैं, जिनमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर्स लगे हुए हैं। एक बार टारगेट लॉक हो जाने के बाद मिसाइल स्वयं टारगेट की ओर
गाइड कर सकती है, जिससे हेलीकॉप्टर को मिसाइल लॉन्च के तुरंत बाद सुरक्षित दूरी बनाने की अनुमति मिलती है। माना जाता है कि हेलिना की रेंज लगभग 7 से 8 किलोमीटर तक की है, जिससे प्रचंड दुश्मन के बख्तरबंद टारगेट्स यानी टैंकों और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स को दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों की सीमा से बाहर रहकर नष्ट करने की सलाहियत देता है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव लॉइटरिंग मिनिशन इंटीग्रेशन से आएगा। भारतीय सैन्य योजनाकार प्रचंड को एयर लॉन्च लॉइटरिंग ड्रोन से लैस करने की संभावनाओं पर काम कर रहे हैं, जैसे ALS-50 लॉइटरिंग मिनिशन या नागास्त्रा जैसे सिस्टम्स। ये ड्रोन्स हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाएंगे और फिर युद्ध क्षेत्र के ऊपर मंडराते हुए अपना टारगेट तलाश करके उसको ध्वस्त कर देंगे। जैसे ही टारगेट आइडेंटिफाई होगा, ये ड्रोन्स उस पर सटीक हमला करके उसे बर्बाद कर देंगे। यदि यह क्षमता पूरी तरह विकसित हो जाती है तो प्रचंड प्रभावी रूप से हवा में एक ड्रोन कैरियर की तरह काम कर सकेगा। सीधे हमले करने के बजाय हेलीकॉप्टर कई ऑटोनोमस स्ट्राइक ड्रोन्स तैनात कर सकता है, जिससे इसकी स्ट्राइक रेंज कन्वेंशनल मिसाइल से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। इससे प्रचंड को एक कन्वेंशनल अटैक हेलीकॉप्टर से बदलकर नेटवर्क बेस्ड एरियल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, जो एक ही मिशन में मिसाइल, रॉकेट्स, गन्स और ड्रोन्स का संयोजन कर सकेगा। प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर अब केवल गनशिप नहीं रहे, ये मिसाइल, ड्रोन और सटीक हथियारों के लिए हवाई लॉन्च प्लेटफॉर्म बनते जा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में जहां मोबिलिटी सीमित होती है और टरेन बेहद कठिन होता है, ऐसे प्लेटफॉर्म युद्ध के परिणाम को तय कर सकते हैं। ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशंस के शामिल होने के साथ प्रचंड जल्द ही भारत के माउंटेन वॉरफेयर आर्सेनल में सबसे घातक प्रणालियों में से एक बन सकता है। मिसाइल इंटीग्रेशन, लॉइटरिंग मिनिशन और बड़े स्तर पर शामिल किए जाने की योजनाओं के साथ प्रचंड हेलीकॉप्टर अब केवल एक कन्वेंशनल गनशिप से कहीं अधिक बनता जा रहा है। आने वाले वर्षों में यह इंडिजिनस प्लेटफॉर्म भारत की हाई एल्टीट्यूड रोटर एविएशन क्षमता की बैकबोन बन सकता है, जो हिमालयन बैटलफील्ड में सटीक मारक क्षमता प्रदान करेगा। भारत की रक्षा आवश्यकताएं अलग क्यों हैं और क्यों AI, ड्रोन्स और रोबोटिक्स सेना की संख्या कम नहीं करेंगे? दुनिया भर में सैन्य योजनाकार अब ऑटोमेशन, AI और रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं। तर्क यह है कि अगर मशीनें लड़ सकती हैं तो सेनाओं का आकार कम किया जा सकता है। लेकिन भारत की स्थिति बिल्कुल अलग है। भारत की रक्षा आवश्यकताएं दुनिया में सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण है, जो भूगोल, विरोधियों और सुरक्षा चुनौतियों की प्रकृति से तय होती है। और यही कारण है कि AI, ड्रोन्स और रोबोटिक्स भारत की सेना को कम नहीं करेंगे, बल्कि युद्ध क्षेत्र को और बड़ा बना देंगे और सैन्य जिम्मेदारियों को और बढ़ा देंगे। तो पहला, भूगोल। भारत की सेना दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में काम करती है। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से लेकर जहां सैनिक 16,000 फीट के ऊपर तैनात रहते हैं, रेगिस्तान, जंगल, लंबी तटरेखा और विशाल समुद्री क्षेत्र तक, इतने विविध और कठिन भूभाग में सुरक्षा बनाए रखने के लिए भौतिक मौजूदगी जरूरी होती है। जमीन पर सैनिक, समुद्र में जहाज और हवा में विमान। कोई भी ड्रोन या रोबोट क्षेत्रीय नियंत्रण की रणनीतिक आवश्यकता को पूरी तरह नहीं बदल सकता। तकनीक सैनिकों की मदद कर सकती है, लेकिन जमीन पर कब्जा नहीं कर सकती। और दूसरा है टू फ्रंट रियलिटी। भारत के सामने एक अनोखी चुनौती है, 2 परमाणु हथियार संपन्न देशों के साथ संभावित संघर्ष। एक तरफ चीन है, जिसकी सेना तेजी से आधुनिक होती जा रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जिसका इतिहास प्रॉक्सी युद्ध, आतंकवाद और परमाणु तनाव से जुड़ा हुआ है। इस टू फ्रंट की स्थिति में भारत को कई क्षेत्रों में बड़ी और तैयार सेना रखनी पड़ती है। ऑटोमेशन दक्षता बढ़ा सकता है, लेकिन लंबे युद्ध के लिए जरूरी संख्या और क्षमता की जगह नहीं ले सकता। और तीसरा है भारत की सुरक्षा चुनौतियों की प्रकृति। भारत की कई सुरक्षा चुनौतियां अनियमितता या हाइब्रिड प्रकार की हैं। काउंटर इंसर्जेंसी,
सीमा सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, इन सब में जमीन पर सैनिक की जरूरत होती है। तकनीक, निगरानी और लक्ष्य साधने में मदद करती हैं, लेकिन क्षेत्रों को स्थिर रखना और जनता की सुरक्षा करना मानव बल के बिना संभव नहीं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ड्रोन्स की भूमिका क्या है? इन तकनीकों की असली भूमिका है फोर्स मल्टीप्लिकेशन, फोर्स रिप्लेसमेंट नहीं। ड्रोन्स सैनिकों की पहुंच बढ़ाते हैं, रोबोट जोखिम कम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्णय क्षमता बेहतर बनाता है। यानी हर सैनिक, हर विमान, हर वॉरशिप पहले से ज्यादा सक्षम हो जाते हैं, लेकिन उनकी जरूरत खत्म नहीं होती। तो बॉटम लाइन क्या है? भारत ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहां ऑटोनोमस सिस्टम्स, स्टेल्थ ड्रोन्स और एआई बेस्ड युद्ध प्लेटफॉर्म्स युद्ध की दिशा तय करेंगे। लेकिन ये तकनीक भारत की सैन्य शक्ति को बढ़ाएंगी, कम नहीं करेंगी, क्योंकि अंत में युद्ध केवल मशीनों से नहीं जीते जाते। युद्ध जीतते हैं वो देश जो तकनीक, मानव शक्ति और रणनीतिक दृढ़ता को साथ लेकर चलते हैं। जैसा हमने आज देखा, भारत जैसे देश के लिए जहां भूगोल जटिल है, सुरक्षा चुनौतियां बहुआयामी हैं और दो मोर्चों का खतरा हमेशा बना रहता है, तकनीक मानव बल की जगह नहीं लेगी, बल्कि उसकी क्षमता को बढ़ाएगी। इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। स्टे सेफ, स्टे स्ट्रेटेजिक। जय हिंद।